नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी की। आखिर ये एक राष्ट्र एक कर का विचार कहां से आया और इसका पूरा सफर कैसा रहा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि जीएसटी की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर ये एक आइडिया से कानून कैसे बना। भारत का जीएसटी मॉडल दुनिया से अलग कैसे है, इसके सारे फैसले कौन लेता है, और आखिर में वो जरूरी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जो पुराना टैक्स सिस्टम था उसमें ऐसी क्या गड़बड़ थी कि इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ा? वजह थी टैक्स का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल। सोच कर देखिए, पहले इंस्पेक्टर राज और अनगिनत टैक्स की वजह से व्यापार करना कितना मुश्किल था। हर राज्य की सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगती थीं, क्योंकि हर जगह अलग चुंगी, अलग एंट्री टैक्स देना पड़ता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इससे चीजें बिना वजह महंगी हो जाती थीं। बस इसी जंजाल को खत्म करने के लिए जीएसटी जरूरी था। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना कोई एक दो दिन का काम नहीं था। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। इस कहानी की नींव रखी गई थी 2000 के दशक की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान। मकसद बिल्कुल साफ था, इस उलझे हुए टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। इसका जो पहला ड्राफ्ट था उसे तैयार करने की जिम्मेदारी मिली पश्चिम बंगाल के उस वक्त के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता को। और हाँ, एग्जाम के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है। भारत की टैक्स प्रॉब्लम्स असीम थीं, मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं थी, इसलिए ड्राफ्ट भी असीम दास गुप्ता जी ने बनाया। अब विचार तो आ गया था, पर उसे ऑफिशियल तो बनाना था ना। तो 2003-4 में सरकार ने विजय केलकर के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई। इस कमेटी ने पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया और फिर आधिकारिक तौर पर सिफारिश की कि हाँ, भारत में जीएसटी लागू होना चाहिए। लेकिन सिफारिश के बाद भी मंजिल अभी दूर थी। 28 फरवरी 2006 को उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में इसका पहली बार ऐलान किया। टारगेट रखा गया कि इसे 1 अप्रैल 2010 तक लागू कर देंगे, पर केंद्र और राज्यों में बात बनी नहीं पाई और ये डेडलाइन निकल गई। इसके बाद भी कई साल लगे, कई बाधाएं आईं और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो ही गया। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में एक चीज अक्सर कंफ्यूज करती है, बिल नंबर और एक्ट नंबर। चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। जीएसटी को 122वें संशोधन बिल के तौर पर संसद में लाया गया था। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो वो एक्ट यानी कानून बन जाता है। तो इस तरह जीएसटी बना 101वां संशोधन एक्ट। और इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक, बिल में 4 अक्षर हैं तो नंबर भी बड़ा वाला 122, एसीटी में 3 अक्षर हैं तो नंबर छोटा वाला 101। तो कानून तो बन गया। अब देखते हैं कि भारत ने आखिर किस तरह का जीएसटी मॉडल चुना, क्योंकि दुनिया में कई तरह के मॉडल हैं। आपको पता है, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था, लेकिन हमने फ्रांस का मॉडल नहीं अपनाया। भारत ने जो मॉडल अपनाया है वो कनाडा के डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। अब सवाल यह है कि हमने कनाडा वाला डुअल सिस्टम ही क्यों चुना? क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचे यानी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एकदम फिट बैठता है। देखिए, हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों को अपना काम करने के लिए, अपनी योजनाएं चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो इस डुअल मॉडल में क्या होता है कि एक ही चीज की बिक्री पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ टैक्स लगाते हैं। इससे दोनों की कमाई भी होती है और वित्तीय आजादी भी बनी रहती है। जीएसटी की एक और बहुत ही खास बात है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि टैक्स उस राज्य को मिलेगा जहां कोई चीज इस्तेमाल या कंज्यूम की जा रही है, न कि उस राज्य को जहां वो बनी है। मान लीजिए एक मोबाइल फोन बना तमिलनाडु में, लेकिन उसे खरीदा उत्तर प्रदेश के एक ग्राहक ने, तो जीएसटी का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलेगा, तमिलनाडु को नहीं। इसी ड्यूअल सिस्टम के अंदर टैक्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जब कोई खरीद बिक्री एक ही राज्य के अंदर होती है तो उस पर 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार के पास जाता है, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाता है। और जब व्यापार 2 अलग अलग राज्यों के बीच होता है तब लगता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसे केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और फिर डेस्टिनेशन वाले राज्य के साथ बांट लेती है। ठीक है, मॉडल समझ लिया, टैक्स के टाइप भी समझ लिए, पर यह सब तय कौन करता है?
मतलब जीएसटी की दरें क्या होंगी, नियम कैसे बदलेंगे, इसका असली बॉस कौन है? तो इसका बॉस है जीएसटी काउंसिल। संविधान के आर्टिकल 279 ए के तहत इसे बनाया गया है और जीएसटी से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला यही काउंसिल लेती है। इस काउंसिल के अध्यक्ष देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इस काउंसिल में पावर कैसे बंटी है वो भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ केंद्र सरकार के वोट की वैल्यू है 1/3 यानी करीब 33.3% और देश के सभी राज्यों के वोटों को मिला दें तो उनकी कुल वैल्यू है 2/3 यानी करीब 66.6%। और सबसे जरूरी बात, कोई भी फैसला पास कराने के लिए 3/4 यानी 75% बहुमत की जरूरत होती है। इसका सीधा मतलब है कि न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई फैसला ले सकता है और न ही सारे राज्य मिलकर केंद्र के बिना कुछ कर सकते हैं। सबको मिलकर सहमति बनानी ही पड़ती है। चलिए अब आखिर में फटाफट से जीएसटी की कुछ सबसे जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले है टैक्स स्लैब। जीएसटी में मुख्य तौर पर 4 स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। 18% वाला स्लैब स्टैंडर्ड रेट माना जाता है और 28% लग्जरी चीज़ों पर लगता है। इनके अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरत की कई चीज़ों पर 0% टैक्स है और सोना जैसी कुछ चीज़ों पर स्पेशल रेट भी हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या जीएसटी में है और क्या अभी भी बाहर हैं। तो देखिए, ज़्यादातर सामान और सर्विसेज जैसे मोबाइल, कारें, ये सब जीएसटी के दायरे में हैं। लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज़ें जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल, बिजली और रियल एस्टेट अभी भी इससे बाहर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राज्यों की कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं। जीएसटी की अगर कोई एक चीज़ है जिसे समझना सबसे ज़रूरी है तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। यही जीएसटी की रीढ़ की हड्डी है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कुर्सी बनाने वाले ने लकड़ी खरीदी और उस पर 100 रुपए टैक्स दिया। अब उसने कुर्सी बनाकर ग्राहक को बेची और उससे 150 रुपए टैक्स लिया। तो अब उसे सरकार को पूरे 150 रुपए नहीं देने हैं। उसने जो 100 रुपए पहले दिए थे वो उसे वापस मिल जाएंगे। उसे सिर्फ 50 रुपए यानी 150 - 100 जमा करने होंगे। इसी की वजह से टैक्स पर टैक्स लगने वाली समस्या खत्म हो गई। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि जीएसटी ने एक झटके में 17 अलग-अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 तरह के सेस के झंझाल को खत्म करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बना दिया। टैक्सों के ढेर की जगह अब एक सिस्टम ने ले ली है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल और शराब जैसी चीजें जिनसे सरकारों को भारी कमाई होती है, उन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बहस है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत ही नाजुक वित्तीय संतुलन बनाने की जरूरत होगी और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।